हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है एग्रोनॉमी 502 जिसका कोड है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि शॉर्ट नोट्स जैसे जो आते हैं कुछ इसमें, तो शॉर्ट नोट्स को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, और कुछ शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें डाले भी हुए हैं, और इसका एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए ये पूरा रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर आप लोग इसके हैंड रिटन नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो हमारे स्टीफन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसके नोट्स की आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। तो सॉइल फर्टिलिटी जो रहता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या है? तो सॉइल फर्टिलिटी की, जैसे कि मैंने बहुत ही इसमें संक्षेप में दिया गया है और बहुत ही शॉर्ट करके मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं लॉन्ग करके लिखता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक क्विक रिवीजन का एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इज़ द इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इन एडिक्वेट अमाउंट में जब किसी न्यूट्रिएंट्स को हम देते हैं और इसकी मृदा की उसकी शक्ति जो होती है उसको बढ़ाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता। सॉइल प्रोडक्टिविटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर द प्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफाइड प्लांट और सीक्वेंस ऑफ प्लांट अंडर स्पेसिफाइड सिस्टम और मैनेजमेंट। जब सिस्टम और मैनेजमेंट की बात आती है तो इसमें क्या होता है? सॉइल प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं। इसके बाद सॉइल प्रोडक्टिविटी को जो अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं इसमें। नेचुरल फैक्टर्स मतलब पेडाजेनिक फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, और एक होता है इडेफिक फैक्टर जो कि दूसरे नंबर पर आता है। अब नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है पेरेंट मटेरियल, दूसरा क्लाइमेट, नंबर 3 पे टोपोग्राफी। तो ये सब क्या होते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर में क्या आता है हमारा कि इसमें 5 तरीके के जो हमारे हैं सिस्टम्स, ये इसको अफेक्ट करते हैं। फिजिकल कंडीशन, सॉइल वाटर, सॉइल एरेशन, सॉइल इरोजन एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब हमारा डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करने के लिए। तो ये तो था सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल फॉर्मिंग। सॉइल फॉर्मिंग होती है तो वो कैसे होती है? मतलब मिट्टी का बनना। सॉइल फॉर्मिंग मतलब प्रोसेस क्या होती है? मिट्टी के बनने की प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो सॉइल इज ए मेड ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स और पेरेंट मटेरियल। सॉइल फॉर्मिंग इज ए स्लो प्रोसेस। ये क्या होती है? अगर जैसे पूछ दिया जाए अगर आप लोगों से कि सॉइल फॉर्मिंग इज ए विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो ये एक तरीके की स्लो प्रोसेस होती है। जैसे कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें जिन्हें बोलते हैं। तो चट्टानें जो होती हैं वो मूलतः हमारी 3 प्रकार की होती हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनके जो हैं वो डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। अगर एग्जाम्पल्स जैसे कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। तो ग्रेनाइट में, इग्नियस रॉक में आते हैं हमारे एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट और रेहालाइट। ठीक है, सेकेंड आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या आता है? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 3rd नंबर पर मेटामॉर्फिक रॉक। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे नीस, सिस्ट एंड मार्बल। तो ये 3 तरीके के 3 एग्जाम्पल्स मैंने सब में रखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेदरिंग सीक्वेंस। जब बेदरिंग होती है रॉक्स की तो वो किस प्रकार से होती है? तो एक तो होती है क्वार्ट्स, सबसे पहले होती है क्वार्ट्स की, फिर मस्कोबाइट, फिर फेल्डस्पार, बायोटाइट, ऑगोटाइट एंड एंथ्रोनाइट एंड एल्लीवाइन। तो ये आप लोगों की होती है 7 तरीके से आप लोगों की वेदरिंग सीक्वेंस होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसी सीक्वेंस में होता है। अगर जैसे आप लोगों को दे दिया गया कि कौन सा सीक्वेंस नेक्स्ट होगा, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में मतलब मिट्टी कैसे बनती है, कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वोल्केनिक रॉक्स होती हैं उनका सबसे पहले फॉर्मिंग होती है। तो वोल्केनिक, फिर मैग्मा आता है, मैग्मा के ऊपर रॉक की फिर वेदरिंग होती है, फिर रिगोलिथ की वेदरिंग होती है। इसके बाद सॉइल फॉर्मिंग आती है, इसके बाद हमारी सॉइल बनती है। ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। अब ये प्रोसेसेस जिसी क्रम में दी गई हैं तो इसी क्रम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल।
कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से किया गया है, तो सॉइल का कंपोजिशन है वो आप लोगों का 4 तरीके से किया गया है। जैसे आप लोगों का पूरा 100% पार्ट्स लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 100% आप लोगों का पार्ट्स लिया जाता है। 100% में से क्या दिया गया है? इसमें 4 तरीके की चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर, वाटर एंड एयर। तो 100% में इनको डिवाइडेड करना होता है। अब 100% में जो 5% होता है आपका, सबसे पहले लेते हैं सबसे अधिक वाले से। सबसे अधिक होता है 45%। 45% जो आता है आपका मिनरल मैटर आते हैं। मिनरल मैटर जो होते हैं आपके ये 45% आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 25% आप लोगों का इसमें एयर आता है और 25% इसमें क्या आता है? वाटर आता है। तो ये सॉइल एयर और वाटर हो गया आप लोगों का। इसके बाद बचता है 5%। 5% में आप लोगों का आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपका 5% आता है। तो ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग अगर देख लेंगे, अपने माइंड में बैठा लेंगे, तो आप लोग नहीं भूलेंगे, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। अब सॉइल प्रोफाइल है, इसको भी अगर आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होता है सॉइल प्रोफाइल में कि सॉइल प्रोफाइल में बी डिफाइन एज वर्टिकल सेक्शन थ्रू ए सॉइल। जो मिट्टी की है वो क्या है? वर्टिकल सेक्शंस में इसको डिवाइडेड किया गया है। अब डिवाइडेड किस प्रकार से किया गया है? किसमें सबसे पहले जो रहता है, जो आप लोग ये देख रहे हैं अलग अलग प्रकार से, 2, 3, 4, 5 और 6 तरीके से इसमें डिवाइडेशन लिखा है। जो पहला डिवाइडेड है वो सॉइल प्रोफाइल का, वो ओ होराइजन है। ओ होराइजन मतलब ऑर्गेनिक होराइजन जिसे कहते हैं। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली परत होती है उसे ऑर्गेनिक होराइजन, ओ होराइजन के नाम से जानते हैं। सेकेंड आती है ए होराइजन। ए होराइजन में क्या होता है? ये टॉप सॉइल बोली जाती है। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है इसे बोलते हैं टॉप सॉइल। इसके बाद आता है ई होराइजन। ई होराइजन में क्या होता है? इसमें इल्यूवेशन की एक प्रोसेस होती है जिसे वॉश आउट के नाम से भी जाना जाता है। इल्यूवेशन की प्रोसेस होती है। ई से इल्यूवेशन को आप लोग याद रख सकते हैं। ई से इल्यूवेशन की प्रोसेस होती है जो कि आप लोगों की 3rd नंबर पर ई होराइजन्स में होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी होराइजन। बी होराइजन क्या होता है हमारा? बी होराइजन में आती है सब सॉइल। सब सॉइल मतलब इसमें होती है इल्यूवेशन फेज, इल्यूवेशन और इल्यूवेशन। तो इसमें दोनों में अलग अलग है। पहले में ई वाले में जो आता है वो वॉश आउट आता है और आई वाले में जो आता है वो वॉश इन आता है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ई वाले में होती है इल्यूवेशन प्रोसेस, मतलब जिसे वॉश आउट कहते हैं। वी में आता है सब सॉइल इल्यूविएशन प्रोसेस, इसे वॉश इन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आती है होराइजन्स, वो सी होराइजन्स आता है। सी होराइजन्स में क्या होता है? पेरेंट मटेरियल आते हैं। पेरेंट्स मटेरियल्स का सी होराइजन्स में पेरेंट्स मटेरियल्स आते हैं जो कि आप लोगों के सी होराइजन्स में आते हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं। सबसे अगर आखिरी में बात की जाए तो आर होराइजन्स आता है। आर होराइजन्स मतलब इसे बेड रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये आप लोगों का वर्टिकल सेक्शन हो गया सॉइल प्रोफाइल का। अगर आप लोग ये डायग्राम को अगर आप लोग देख लेंगे अगर अच्छे से, तो आप लोगों को एक बार में ही इस पता चल जाएगा कि किस होराइजन्स में कौन सी प्रोसेसेस होती है और कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं या कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि ए प्लस बी होराइजन्स जब मिलते हैं तो क्या होता है? तो ए वाला, ये टॉप सॉइल्स वाला, और बी मतलब सब सॉइल वाला, ए और बी, जब ए प्लस बी होराइजन्स मिलते हैं तो उसे सोलम बोला जाता है। ठीक है। अगर इसी में जोड़ दिया जाए कि ए होराइजन्स, बी होराइजन्स एंड सी होराइजन्स, मतलब टॉप सॉइल्स वाला, सब सॉइल्स वाला एंड पेरेंट मेटेरियल्स वाला, अगर तीनों जोड़ दिए जाएंगे तो इसे रिगोलिथ बोलते हैं। ठीक है। रिगोलिथ बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ जो लॉज हैं, लॉ के बारे में देख लेते हैं। लॉ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा शॉर्ट नोट्स में। तो इसके देखते हैं कि लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ एक मिनिमम दिया गया था, लॉ ऑफ मिनिमम, जिसे जस्टिस वॉन लिविंग ने 1840 में दिया था। ठीक है। जस्टिस वॉन लिविंग ने 1840 में दिया था। अब इस लॉ में होता क्या है कि अमाउंट ऑफ दैट न्यूट्रेंट प्रेजेंट देन स्मॉलर क्वांटिटी ऑल ऑफ द अदर बीइंग एडिक्वेट अमाउंट, मतलब इसमें कोई अमाउंट, कोई जो न्यूट्रेंट्स होता है वो बहुत ही छोटी कम मात्रा में होता है, और जो अदर जो अमाउंट होता है न्यूट्रेंट्स का वो पर्याप्त मात्रा में होता है। तो किसी एक न्यूट्रेंट्स के ऊपर ये होता है तो बहुत कम होता है। तो इसका डायग्राम भी आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। यील्ड और न्यूट्रेंट्स का आप लोग डायग्राम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन द्वारा 1905 में दिया गया था। ठीक। फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाई द पास ऑफ स्लोअर फैक्टर। द रेट ऑफ प्रोसेस
इज़ लिमिटेड, मतलब जो प्रोसेस करने की जिसमें जो रेट होती है, दर जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन द प्राइस ऑफ स्लोअर फैक्टर, मतलब बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काम करते हैं। अब लिमिटेड मात्रा में काम करते हैं किस प्रकार से, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ से डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, सबसे ऊपर दर्शाया गया हाई इंटेंसिटी, फिर मीडियम इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी को। तो इसे इसका डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मिनिमम। तीसरा आता है हमारा लॉ ऑफ मिनिमम हो चुका है। तीसरा आता है लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न, जिसे कहते हैं मिचर्लिस लॉ भी इसे कहा जाता है। इसे E.A. मिचर्लिस द्वारा 1909 में दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ फैक्टर एंड यील्ड मतलब जो उपज होती है और जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इनके बीच का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न। इसे दो नाम से पूछा जा सकता है, या तो लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न या फिर मिचर्लिस लॉ के नाम से पूछा जा सकता है। इसमें जो नाइट्रोजन NPK की जो वैल्यू होती है वो ये जो लिखी हुई है यहाँ पर ये होती है कि नाइट्रोजन की जो होती है 0.120 होती है, फास्फोरस की होती है 0.60 होती है एंड पोटेशियम की जो होती है 0.40 होती है। इसके बाद इसका जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। इसको सेम हूबहू आपको लिख देना है अगर ये पूछा जाता है। इसके बाद डायग्राम इसका यहाँ पर आप लोगों का बना हुआ है, मैक्सिमम यील्ड 1 2 3 4 करके इस प्रकार से कर्व में इसे बताया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को लगातार मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता रहूँगा। और इस की वीडियो अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से स्टीफन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा ब्रेज न्यूटन मोबिलिटी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट था ये ब्रेज ने दिया था और ये 1954 में दिया गया था। इसमें क्या बताया गया है कि द कंसीडर्ड न्यूट्रेंट एज रिलेटिवली मोबाइल और इमोबाइल इन द सॉइल ऑन दैट बेसिक स्टेटस। तो उसकी ये मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सा जो न्यूट्रेंट है वो मोबाइल होगा या इमोबाइल होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो रिलेटिवली मोबाइल जो होगा वो NO3 के फॉर्म में होगा, और रिलेटिवली इमोबाइल जो होगा वो N2POH4 और Ca+++Mg++ के फॉर्म में आप लोगों का ये इमोबाइल रहेगा। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम रहता है वो ये रहता है, चौथे वाले इसका ब्रेज न्यूट्रेंट का। इसमें क्या दर्शाया गया, एक पौधा बना हुआ है जिसकी नीचे की तरफ आप लोगों को जड़ें दिख रही होंगी। अब जड़ों में दिखाया गया कि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो डिफ्यूज़न से होता है। इसमें 3 तरह के होते हैं, डिफ्यूज़न होता है, इसके नीचे जो आता है वो रूट इंटरसेप्शंस होता है, इसके बाद आती है रूट सरफेस आती है, और सबसे नीचे जो होता है जहाँ तक हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं वो सोरप्शन जोन होता है, सोरप्शन जोन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल यूनिट। वॉल यूनिट क्या होती है, वॉल यूनिट के बारे में, बाउल यूनिट जो होती है, बाउल यूनिट इज दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट विच इंक्रीज 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड एंड प्रेजेंट यील्ड। जो बॉल यूनिट होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रेंट्स होते हैं, न्यूट्रेंट्स के डिफरेंस होता है, डिफरेंस किस में होता है, मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड और प्रेजेंट यील्ड का 50% होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन में भी इसके जो इसका फार्मूला है वो बन जाता है। तो वन बाउल यूनिट बराबर होता है मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड MP/- प्रेजेंट पॉसिबल यील्ड इंटू और 50/100। तो वन बाउल यूनिट अगर नाइट्रोजन की मात्रा हम बताएं तो N2 की मात्रा होती है 223 LB/हेक्टेयर, और फास्फोरस की होती है P2O5 में 45 LB/हेक्टेयर, और इसमें K2O की होती है, कितनी होती है 76 LB/एकड़ की होती है। ये मात्रा भी आप लोग देख लीजिएगा, पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है ए वैल्यू कॉन्सेप्ट। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट ये भी एक दिया गया था। तो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, डीन एंड फ्राइड ने दिया था। डीन एंड फ्राइड ने ए वैल्यू कॉन्सेप्ट को 1952 में दिया था। अब 1952 में दिया था, इन्होंने इसमें क्या बताया था इसको देखते हैं कि इट इज़ द डिफाइंड एज अवेलेबल न्यूट्रेंट डिटरमाइंड रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर, इट इज़ यूज्ड फॉर फास्फोरस एंड सल्फर। यह क्या होता है, अवेलेबल न्यूट्रेंट्स को डिटरमाइंड करता है, मतलब उसको पहचानने में मदद करता है और उसकी स्टैंडर्ड इसकी स्थिति को बताता है। और ये यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये फास्फोरस और सल्फर की मात्रा को ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इट इज़ डिफाइंड बाय ट्रेसर टेक्निक। इसको किस टेक्निक के द्वारा बताया गया है? ट्रेसर टेक्निक के द्वारा बताया गया है। इसका जो फार्मूला है वो आप लोग देख सकते हैं, ए बराबर बी 1-बाई होता है। इसको डिटेल्स में आप लोग बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल में अगर हम सब बताएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी।